हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो आज का टॉपिक है इंडियाज़ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है ये एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर तक कैसे आई। ये अक्सर हम बात करते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया और हम डायरेक्टली शिफ्ट हो गए सर्विस की तरफ। तो क्यों और कैसे, इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में कि कितना हमारी जो है ये सारी चीज़ें जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 2013-14 में अगर देखें तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, 18%। ठीक है, और 1947 में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता था, 55%। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हुआ है। ठीक है, और लेबर फोर्स अगर हम देखें 13-14 में तो कितना परसेंट लेबर फोर्स है अभी भी एग्रीकल्चर में, तो 48% लेबर फोर्स हमारा कहाँ है एग्रीकल्चर में है। मतलब एग्रीकल्चर में 48% जो है इंडियंस अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जीडीपी में एग्रीकल्चर कर पा रहा है, 18% ओनली। याद रखना है, ये कब की बात कर रहे हैं हम, 13-14 की। अब तो और भी इससे कम जो है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर में आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब भी एग्रीकल्चर में आता है। देन इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो इसमें माइनिंग एंड क्वारिंग है कितना, 2.6%। देन मैन्युफैक्चरिंग 15%, कंस्ट्रक्शन जो है 8%, और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई 2.4%। ठीक है, तो शेयर कितना था जीडीपी में, तो इंडस्ट्री का शेयर था 28%। और कब, 2013 एंड 14 में। और 1947 में इंडस्ट्री का शेयर कितना था, 15% था, बस 15% था। और ये बढ़कर के कितना आया, 28% जो है आया 13-14 में। देन अगर अब हम देखें कि सर्विसेज का जो है कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है 2013 एंड 14 में 54%। और लेबर फोर्स कितना यहाँ पे है, 28% लेबर फोर्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 54%। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये 30% था। और यहाँ पे कितना लेबर फोर्स है, 24%। तो इन सारे डेटाज को आप याद रख सकते हैं। बेसिकली जो है अभी सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, दैट इज़ 54%। और एग्रीकल्चर में इतना हाईएस्ट जो है लेबर फोर्स होने के बावजूद भी कितना कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 18% जो है कंट्रीब्यूशन है। तो ये कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एनएसओ के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्रीलिम्स पे इस पे क्वेश्चन बनता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना जरूरी है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर, ठीक है, देन लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट्री, ये भी आता है प्राइमरी सेक्टर में। देन फिशिंग और माइनिंग और क्वारिंग, ये भी आ रहा है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एनएसओ के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आ रहा है प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग एंड माइनिंग एंड क्वारिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में। देन सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो गैस, वाटर सप्लाई है और अदर यूटिलिटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये आ रहा है सेकेंडरी में। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आ रहा है, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो इस क्लासिफिकेशन को याद रखना है। और आप इस डेटा को भी आप याद रख सकते हैं कि 2013 एंड 14 में एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, 18% है। एंड इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन 28% एंड सर्विसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो 54%। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कितना जो है था। तो ये हमने देख लिया। ऑलरेडी हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता था, 55% कंट्रीब्यूट करता था, सर्विस 30% और इंडस्ट्री 15%। ठीक है, और अगर 15% ये हमने देख लिया, हाँ, इंडस्ट्री कितना, 15%। देन
2014 में हमने देखा कि हमारा सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन जो है 54% आ गया, और एग्रीकल्चर हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली एग्रीकल्चर में डिक्लाइन देखने के लिए मिला, और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं रहा, ये वीक ही हमें देखने के लिए मिला। तो डेवलपमेंट का पैटर्न अगर देखें कि नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल रास्ता क्या होता है कि पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगा, देन टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारे इंडिया का पाथ हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हम सर्विस की तरफ चले गए, हमने बाईपास कर दिया मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। तो अब समझते हैं कि वाई डिड इंडिया इग्नोर मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया ने इग्नोर किया मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ को, ठीक है। तो अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बेसिक चीज़, हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो आपके पास लैंड होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास लैंड एक्विजिशन भी जो है इजीली आपको लैंड मिल जाना चाहिए। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और फिर लैंड एक्विजिशन भी, ये भी आसान होना चाहिए। फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, रोड और रेलवेज अच्छा होगा, तभी आप जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कर पाएंगे। देन इफ़िशिएंट पोर्ट होना चाहिए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छे से हो सके, और आपके पास जो है अफोर्डेबल पावर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए 24/7, ताकि आपका जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो आपका क्या हो सके, प्रॉपरली रन कर सके, ठीक है। देन सिंपल और फ्लेक्सिबल लेबर लॉज होना चाहिए। देन लो कंप्लायंस बर्डन, ठीक है, कंप्लायंस बर्डन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। देन सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम भी हमारा कैसा हो, सिंप्लीफाइड हो, और रेगुलेटरी क्लियरेंस भी इजी हो, जैसे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाटर, पावर, ठीक है। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं अभी। तो इंडियन एक्सपीरियंस टिल 2014 तक समझते हैं क्या रहा, इनएडिक्वेट फुलफिलमेंट ऑफ अबव कंडीशन, जो हमने ये कंडीशंस बताई, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपरली फुलफिल्ड नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर्स देखने के लिए मिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो जिसके वजह से वीक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और सर्विस लेड एक्सपेंशन देखने के लिए मिला। अब एक एक करके इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और लैंड एक्विजिशन का क्या मतलब है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया क्या है, एक पॉपुलेटेड कंट्री है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन सबके पास जो है लो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी, हम क्या देख रहे हैं, सब लैंड अवेलेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबके पास कम हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास जो लैंड एक्विजिशन लॉज है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो जो है डिफ़िकल्टी इन एक्वायरिंग लार्ज कंटागुअस लैंड पार्सल्स, ठीक है। तो इस पे अगर कोई बड़ा सा लैंड चाहिए कोई इंडस्ट्री के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हाई लिटिगेशन और डिले देखने के लिए मिलता है, उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलने में काफ़ी ज़्यादा डिले मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ सेक्टोरल कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। जैसे सर्विसेज में आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन वगैरह सर्विसेज में आता है, इसको लिमिटेड लैंड चाहिए था, रेंटेड स्पेसेस में भी काम हो सकता था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लार्ज लैंड का ट्रैक्ट चाहिए था, ठीक है, 100 या 1000 एकर्स ऑफ लैंड। तो इस वजह से प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिला, क्योंकि लैंड इजीली नहीं प्रोवाइड हो पाया, तो ये एक मेजर बॉटलनेक बना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। देन अब समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था, रोड्स और रेलवेज का। तो मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सीमलेस मूवमेंट इसके ऊपर हो पाए, रॉ मटेरियल्स आसानी से फैक्ट्री तक जाए, फिनिश्ड गुड मार्केट तक जाए, ये कनेक्टिविटी तो होना चाहिए ना, कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो यहाँ से रॉ मटेरियल भी इजी से आ रहा है, और यहाँ से फिर चीज़ें फिनिश्ड गुड बन के जा रहा है, मार्केट में इजीली से पहुँच पाए। देन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, रोड पुअर क्वालिटी का था, वीक रूरल एरियाज़ का कनेक्टिविटी बहुत वीक था, ठीक है। देन रेलवेज रिलेटेड कंस्ट्रेंट देखने के लिए मिला, अमंग द हाईएस्ट फ्राइट चार्जेस ग्लोबली, इनसफिशिएंट ट्रैक एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो है रेलवे में भी कंस्ट्रेंट देखने के लिए मिला, कंजेशन, लो स्पीड, लो एवरेज स्पीड, और फ्रीक्वेंट डिलेज जो है रेलवेज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो फ्राइट का चार्जेस था, तो यहाँ ये हाईएस्ट था ग्लोबली अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो इससे क्या हम देख पा रहे हैं, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट,
इसके वजह से इफ़िशियंसी और कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बन पाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करेंगे कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें जो है आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, ठीक है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आ जाता है। ऐसे तो जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो लग रहा होता है कि सारी चीज़ें ईजी है और आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन आप जब एक्चुअली लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट्स जो है काफ़ी कम पड़ रहा है, या आप रेपिटेटिव लिख रहे हैं, या आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से क्या हो पा रहा है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है ये कॉस्टलियर हो जा रहा है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान से, क्योंकि हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है तो सामान कॉस्टली हो ही जाएगा। देन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें, जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेजोरिटी ऑफ जो भी ट्रेड होता है इसको हैंडल कौन करता है, मेजर पोर्ट के द्वारा हैंडल किया जाता है, जो कि सेंट्रली कंट्रोल्ड है। और ट्रस्ट मैनेज पोर्ट्स, और ट्रस्ट जो है मैनेज करते हैं पोर्ट्स को। तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज देखने के लिए मिला, पुअर मैनेजमेंट या लॉन्ग टर्न अराउंड टाइम डिलेज देखने के लिए मिल रहा है कार्गो हैंडलिंग में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पड़ा। इंक्रीज़ हो गया एक्सपोर्ट कॉस्ट, तो आपका अगर इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अगर आपके पास सुविधा नहीं है, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी हम रिड्यूस, मतलब हम नीचे रह जाएंगे। ठीक है, और जो है इससे और एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लिमिटेड इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स, और जो ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हमारा इंटीग्रेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर इनएफिशिएंट पोर्ट है जिसके वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। ठीक है, देन 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ पावर अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग को जो है अनइंटरप्टेड और अफोर्डेबल पावर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई चाहिए होगा, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव और प्रोडक्शन जो है लगातार होता रहे, कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, लेकिन अगर रियलिटी में हम देखें 2014 से भी पहले, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 24/7 पावर सप्लाई नहीं है अक्रॉस रीजन। ठीक है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इंडस्ट्रियल क्लोजर, तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि बहुत सारे पार्ट में, यूपी में, बिहार में इंडस्ट्री बंद हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनरिलायबल पावर था, कॉस्टली पावर था, पावर की वजह से भी इंडस्ट्री नहीं चल पाया। ठीक है, और सर्विस, अगर हम सेक्टोरल कॉन्ट्रास्ट देखें तो सर्विसेज में क्या देखने के लिए मिला कि सर्विस जो है, सर्विस सेक्टर टेम्परेरी रिलाई कर सकता है डीजल जनरेटर्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रॉपर जो है पावर चाहिए। ठीक है, देन आप समझते हैं लेबर लॉज। जो लेबर लॉज था, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्री रिफॉर्म फ्रेमवर्क में पहले क्या था, 1991 से पहले 44 सेंट्रल लेबर लॉज, 100+ स्टेट लेबर लॉज, और नेचर देखिए अगर हम लेबर मार्केट का, तो ये हाईली रिजिड था, हाई कंप्लायंस बर्डन था, काफ़ी ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस देखने के लिए मिला, उसको पालन करना जो है पड़ता था। देन हायरिंग एंड फायरिंग में भी कंस्ट्रेंट था, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था अगर किसी को भी हटाया जा रहा है, अगर वो 100 दिन से ज़्यादा का उससे काम कर चुका है या कुछ, तो इस तरीके का, यानी कि जो लेबर लॉज था वो हाईली रिजिड था और कंप्लायंस बर्डन भी बहुत हाई था। तो इसके वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है नहीं बन पाया। ठीक है, देन सेक्टोरल कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें, यही सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, तो सर्विस सेक्टर जो है फीवर लेबर रेगुलेशंस के साथ चल रहा था, तो मैन्युफैक्चरिंग को इसीलिए कॉम्प्लेक्स लीगल जो है वेब में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंस गया, और ये काम नहीं, मतलब जितना ग्रोथ करना चाहिए था, ग्रो होना चाहिए था, नहीं हो पाया। ठीक है, तो रिजिड लेबर लॉज से क्या हुआ, डिस्करेज हुआ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सब चीज़। देन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में हम समझते हैं कि टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेस लगाया जाता था सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन हो जाता था, क्योंकि मल्टीपल टैक्स स्लैब था, कभी सेंटर में कभी स्टेट में, दोनों जगह से लगाया जा रहा था टैक्स। तो ये कभी कभी हमें देखने के लिए मिल रहा था कि कैस्केडिंग इफेक्ट है, डबल टैक्सेशन है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि अब जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो उसका प्राइस तो बढ़ ही जाएगा, प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा,
तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा। क्योंकि अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर चाइना से कुछ बन के आ रहा है और वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम या और सारी चीज़ों का इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, चाइना में कोई चीज़ 1 रुपये में ही बन रहा है और इंडिया में कोई चीज़ जो है 2 रुपये में बन रहा है, तो डेफिनेटली क्या है कि चाइना वाला प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि चाइना वाला प्रोडक्ट इंडिया वाले प्रोडक्ट के कंपेयर में सस्ता होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिला। ऑल्दो अगर हम देखें 2017 के बाद जो है जीएसटी ने सिंप्लीफाई किया इनडायरेक्ट टैक्सेशन को, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिला, जो ये कॉम्प्लेक्स टैक्स रेजीम था इसके वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा वीक रहा। देन अब रेगुलेटरी अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस से देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट लगाना हो या कुछ इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या चाहिए था, मल्टीपल क्लियरेंस चाहिए था, इन्वायरमेंट का, फॉरेस्ट का, वाटर का, पावर का, ठीक है। तो अप्रूवल प्रोसेस में इश्यूज़ क्या देखने के लिए मिलता था, जो प्रोसीजर है काफ़ी लेंदी है, रेड टेपिज्म है, कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक इशू रिजॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हम अगर सर्विसेज में देखें तो यहाँ मिनिमल क्लियरेंस चाहिए था, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो हाई रेगुलेटरी बर्डन था, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट लोगों के पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमने सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया, जिसके वजह से पॉलिसी में कंस्ट्रेंट देखने के लिए मिला, लाइसेंस राज था, एमआरटीपी एक्ट, फेरा, तो इनके वजह से जो है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन हो रखा था, रिजर्वेशन ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज़ फॉर पब्लिक सेक्टर, तो काफ़ी सारा सेक्टर था पब्लिक सेक्टर का के लिए रिजर्व था, तो इसलिए हाई एंट्री बैरियर देखने के लिए मिला और सेपरेशन देखने के लिए मिला प्राइवेट एंटरप्राइज और इनोवेशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में शिफ्ट तो हमें देखने के लिए मिला। इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आता है। की चेंजेस यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लाइसेंस राज था इसको अब एबोलिश कर दिया गया था। अब बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या कर दिया गया था, ओपनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट का भी हम देख रहे थे, शुरुआत हो चुका था अब ज़्यादा, ठीक है। फॉरेन फर्म को भी एंट्री दे दिया गया और जो ट्रेड बैरियर्स था उसको घटा दिया गया और एक्सपेंशन किया गया, किसका, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपटीशन। अब जितना से ज़्यादा हो सके प्राइवेट कंपटीशन को बढ़ाया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1991 रिफॉर्म्स में हमें देखने के लिए मिला कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया, स्पेशली सर्विसेज में, ठीक है। तो और क्या चेंजेस हुआ हम देखते हैं कि इंटरनेट एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया। तो जो रिफॉर्म्स हुआ 1991 का, तो इस टाइम पे इंटरनेट का एक्सपेंशन बढ़ने लगा, टेलीकॉम का रेवोल्यूशन होने लगा, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें क्या था, सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो सर्विस में लैंड के ऊपर डिपेंड होना तो नहीं था, लो डिपेंडेंस था, और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं होना था। मतलब क्या था कि सर्विस सेक्टर जो है रेंटेड अपार्टमेंट में या कहीं पे भी बैठ करके किया जा सकता था, ज़रूरी नहीं था कि उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, ठीक है। ये स्किल इंटेंसिव था रैदर देन कैपिटल इंटेंसिव, कि इसमें अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब मिल जाएगा, आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हो, रैदर देन कि आपको बहुत सारा कैपिटल या पैसा लगाना है, ठीक है। और ग्लोबल इंटीग्रेशन भी ईजी हो गया, IT, BPO, फाइनेंस, इन सब चीज़ों की वजह से। तो हमें देखने के लिए मिला कि अब जो है रैपिड ग्रोथ हो रहा है सर्विस सेक्टर का, जिसके वजह से कि हम देख पा रहे हैं कि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है GDP में, अराउंड 55%, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि LPG रिफॉर्म्स के टाइम ये कोइंसाइड कर रहा था इंटरनेट और टेलीकॉम रेवोल्यूशन के साथ, और इसके लिए हमें सिंपल स्किल चाहिए था, ठीक है, कनेक्टिविटी चाहिए था, ऐसा कोई हैवी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि लेकिन इस टाइम पे भी ऐसा क्यों हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग को हम दूर तक नहीं ले जा पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी था स्ट्रक्चरल बॉटलनेक यहाँ पे भी परसिस्ट कर रहा था, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, इस टाइम पे भी रिजिड लेबर लॉज था, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था, इश्यूज था, ठीक है। तो रिफॉर्म्स फोकस्ड मोर ऑन मार्केट एंड कंपटीशन, तो रिफॉर्म ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मार्केट और कंपटीशन पे किया, लेस ऑन फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर दिया गया, मार्केट और कंपटीशन के ऊपर। तो कंसिक्वेंसेस इसका क्या हुआ कि इंडिया फेल टू रेप्लिकेट चाइना स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग बूम। तो जिस तरीके से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बूम हमने पिछले क्लास में देखा था कि चाइना में कैसे मैन्युफैक्चरिंग बूम हुआ, तो हाँ, इंडिया जो है नहीं उस तरीके से रेप्लिकेट कर पाया मैन्युफैक्चरिंग बूम को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर्स प्लान के बारे में, ठीक है।
प्लानिंग कमीशन इसको इस्टेब्लिश किया जाता है कब? मार्च 1950 में बाय गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। तो ये कैसे आता है? गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के द्वारा आता है। फर्स्ट चेयरमैन कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के? जवाहरलाल नेहरू। कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? रैपिड राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाया जाए। प्रोडक्टिव यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, जो नेशनल रिसोर्सेज है उसका यूज़ प्रोडक्टिवली किया जाए। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। तो की फंक्शंस क्या था कि असेसमेंट किया जाएगा जो भी नेशनल रिसोर्स है उसका, और ऑग्यूमेंटेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या था कि बैलेंस तरीके से रिसोर्स का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है। देन प्रिपेयर किया गया 5 ईयर्स प्लान, कि हर 5 साल में एक प्लान आएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। फिक्सिंग सेक्टोरल प्रायोरिटीज, और सेक्टर वाइज प्रायोरिटीज़ को फिक्स किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान किस चीज़ के ऊपर दिया गया? बैलेंस्ड एंड प्लान्ड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का क्या क्या फंक्शंस था? असेसमेंट ऑफ रिसोर्स को असेस करना, जो भी मटीरियल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स है उसका इवेल्युएशन करना, ठीक है। और इसमें असेसमेंट किसका है? टेक्निकल मैन पावर का भी असेसमेंट करना। देन ऑग्यूमेंटेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, तो जो भी रिसोर्सेस ऐसा है जो डेफिशिएंट है तो उसको आइडेंटिफाई करना, और सजेस्टिंग मेजर टू ऑग्यूमेंट शॉर्टेज एज पर नेशनल नीड। तो उसको बैलेंस करना, समझना कि ठीक है हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम शॉर्टेज को जो है ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्लान, कि डेवलपमेंटल प्लान को बनाना, ठीक है, इफेक्टिव और बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। प्रायोरिटीज को सेट करना, सेटिंग प्रायोरिटीज एंड स्टेजेस, प्रायोरिटी सेक्टर को डिफाइन करना, और फेजिंग डेवलपमेंट थ्रू क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफाइंड स्टेजेस होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर्स को डिफाइन करना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, कि क्या क्या कंस्ट्रेंट है उसको जो है एनालिसिस करना। फैक्टर्स का रिटार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सामने खड़े हो रहे हैं या रिटार्ड कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। देन इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल पॉलिटिकल प्री कंडीशन, डिटरमाइनिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल प्लान एग्जीक्यूशन, की जो प्लान हमने बनाया है उसको अगर सक्सेसफुली हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल या सोशल पॉलिटिकल प्री कंडीशन क्या होगा। देन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को जो है लाना, सजेस्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को, ताकि हर लेवल पे एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हर स्टेज पे हो पाए। मॉनिटर करना और इवेल्युएशन करना, पॉलिसी को करेक्ट करना, एडजस्ट करना, और एडवाइजरी रोल टू द गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन देना कि करंट इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिसी मेजर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 5 ईयर्स प्लान को लाने के पीछे क्या था। तो प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान के बारे में हमने देखा। 5 ईयर प्लान को हम देखते हैं तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये प्री इंडिपेंडेंस से पहले भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ प्लानिंग 1947 के बाद ही हुआ, उससे पहले भी हमें कुछ मेजर प्लान देखने के लिए मिला, जैसे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, ठीक है, INC। देन बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा देखने के लिए मिला। गांधीयन प्लान विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए। देन पीपल्स प्लान पोस्ट वॉर रिकंस्टिट्यूशन कमिटी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देन सर्वोदया प्लान जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। तो यहाँ बेसिकली कहने का क्या बात है, हम ये सारे प्लान भी तो पढ़ चुके हैं कि ये पहला नहीं था कि हम आके अब जाके प्लान कर रहे हैं, पहले से भी प्लानिंग्स हो रही थी। तो कॉन्सेप्ट क्या है 5 ईयर प्लान्स का? तो 5 ईयर्स प्लान्स को अगर देखें तो सेंट्रलाइज था, इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ठीक है। देन ग्लोबल ओरिजिन अगर देखें तो जो ये 5 ईयर्स प्लान था ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था जोसेफ स्टालिन के द्वारा USSR में लेट 1920s में। देन इसको इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया कम्युनिस्ट स्टेट के द्वारा, और जो काफ़ी सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उनके द्वारा भी अडॉप्ट किया गया। अब देखते हैं 5 ईयर प्लान इंडिया और चाइना में। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, और इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया 2017 में। और चाइना में अगर हम देखें तो 5 ईयर्स प्लान जो है यहाँ पे कंटिन्यू है अभी भी। एंड 11th प्लान जो आता है 5 ईयर प्लान, तो इसको रीनेम कर दिया जाता है एज गाइडलाइन। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो सेंट्रल कंट्रोल है ये अब रिड्यूस हो रहा है। तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो रिजिड प्लानिंग था इससे अब लोग इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ ग्लोबली आ रहे हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि लॉन्च कब किया गया 5 ईयर प्लानिंग को इंडिया में, ठीक है। तो
फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर देखें तो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन था जवाहरलाल नेहरू का, जिसके वजह से इंस्टीट्यूशनल बेस हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है मार्च 1950 में। ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान्स था तो इसका फोकस किसके ऊपर था? सेक्टोरल फोकस था। फर्स्ट 8 प्लान्स जो था इसका स्ट्रॉन्ग फोकस, स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस किसके ऊपर था? पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए ऊपर था। हैवी इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर किया जाए? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किया जाए। देन पोस्ट 1997 के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है? 9th प्लान से रिड्यूस्ड इम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर, तो अब पब्लिक सेक्टर के ऊपर इम्फेसिस जो है कम देखने के लिए मिलता है। ग्रेटर रोल किसका देखने के लिए मिलता है? प्राइवेट सेक्टर का और मार्केट फोर्सेस का ग्रेटर रोल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और प्लानिंग क्या बन जाता है? इंडिकेटिव बन जाता है रैदर देन डायरेक्टिव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1991 का रिफॉर्म आता है तो ये ट्रांसफॉर्म करता है प्लानिंग को फ्रॉम कमांड बेस्ड टू इंडिकेटिव। ठीक, सो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो अब प्लान को हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से 56 में, और जो मॉडल यूज़ किया गया था वो था हेरोड-डोमार मॉडल, और टारगेट ग्रोथ क्या रखा गया था? 2.1%, बट एक्चुअल हमें उससे ज़्यादा रिसीव हुआ था 6%। ठीक है, कंटेक्स्ट अगर देखें तो इस टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था? रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा था और फूड शॉर्टेज देखने के लिए मिल रहा था। हाई इन्फ्लेशन था इस टाइम पे, क्योंकि अभी जस्ट इंडिपेंडेंस हमें मिला ही था, तो हाई इन्फ्लेशन था इस टाइम पे। फोकस एरिया अगर देखें, फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान देना था, देन पावर एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस था। आउटकम देखें तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि गुड हार्वेस्ट हुआ था। लास्ट 2 ईयर्स में रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज जो है लार्जली अचीव कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि इस टाइम रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था, तो रिहेबिलिटेट करना था इन लोगों को। ठीक है, तो ये लार्जली अचीव कर लिया गया। फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्राइस कंट्रोल मोस्टली अचीव्ड। ठीक है, तो इसको सक्सेसफुली माना गया। देन सेकंड प्लान कब आता है? 1956 से 61 में। मॉडल जो है वही हेरोड-डोमार मॉडल ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी दिया जाता है पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी रहता है सेकंड 5 ईयर प्लान का, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। टारगेट ग्रोथ इस टाइम पे 4.5% रखा गया था, बट एक्चुअल हमें रिसीव हुआ था कितना हम कर पाए थे ग्रो? 4.3%, थोड़ा कम कर पाए थे। कंटेक्स्ट क्या था इस टाइम पे? अगर देखें तो रिलेटिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था और एग्रीकल्चर को थोड़ा लोअर प्रायोरिटी दिया गया था। फोकस एरिया अगर देखें तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टाइम पे हो रहा था। हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। इस टाइम पे कौन कौन सा पॉलिसीज़ बन रहा था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का, और गोल था कि सोशलिस्टिक पैटर्न हो सके सोसाइटी का। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब हम जल्दी से बस एक तरीके से हम रिवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। देन इशूज़ अगर देखें तो क्या आ रहा था? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया था फॉरेन लोन्स के ऊपर, और फॉरेक्स का शॉर्टेज देखने के लिए मिला, और डेवलपमेंट टारगेट को भी क्या किया गया? कम से कम किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन बढ़ गया था और फॉरेक्स का शॉर्टेज हो गया था। इन्फ्लेशन बहुत देखने के लिए मिला, 30% लगभग इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि मॉडरेटली सक्सेसफुल था ये। देन थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 में आया। इसका टारगेट ग्रोथ कितना? 5.6% टारगेट ग्रोथ, और एक्चुअल ग्रोथ 2.8% यहाँ पे हुआ था लगभग में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एम क्या था कि इकोनॉमी अब टेक ऑफ स्टेज में जा रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी अब बनना चाहिए। प्रायोरिटी किसको दिया गया? एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया टू सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके। अब रीजंस क्या था फेलियर का? तो चाइनीज़ एग्रेशन देखने के लिए मिला 1962 में, इंडो पाक वॉर देखने के लिए मिला 1965 में, और सीवियर ड्रॉट भी आया था 1965 to 66 में। ठीक है, तो रिसोर्स
डाइवर्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला था कि जो रिसोर्स इस टाइम पे हमने रखा हुआ था कि अब हम जाके डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट अचीव करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट की जगह यहाँ पे हमें डिफेंस में खर्च करना पड़ा। तो आउटकम देखे तो हमें इस प्लान को फेलियर के रूप में देखने के लिए मिला, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारा चीज़ हो रहा था, चाइनीज़ एग्रेशन, 1962 का इंडो पाक वॉर और ड्रॉट्स वगैरह भी था। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 एनुअल प्लान्स। तो अब ये 3 एनुअल प्लान्स क्यों आया था, क्या रीज़न था कि 3 एनुअल प्लान आया था? तो जो हमने देखा कि बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं कि थर्ड प्लान फेल हो गया, ठीक है। रुपी डिवैल्यूएशन किया गया था एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसकी वजह से इंपोर्ट महंगा पड़ गया और इन्फ्लेशनरी रिसेशन हमें देखने के लिए मिला। इन्फ्लेशनरी रिसेशन कहने का क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, तो जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो इन्फ्लेशनरी रिसेशन देखने के लिए मिला। फूड क्राइसिस और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस देखने के लिए मिला। तो 3 एनुअल प्लान्स को हम क्या कहते हैं, प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। अब प्लान हॉलीडे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे 5th ईयर प्लान जो था वो नहीं आता है और एनुअल प्लान आता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर एनुअल प्लान क्यों आया, ठीक है। तो रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है, अगर आप रुपी को डिवैल्यू कर रहे हो या उसको जो है डॉलर के कंपेयर में या इंटरनेशनल जो भी करेंसी है उसके कंपेयर में अगर वो कमज़ोर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है चीपर होगा। क्या होगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा फॉरेनर्स के लिए और यहाँ पे एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, ठीक है, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होता था, ऑयल का, मशीनरी का, फर्टिलाइज़र का, तो ये कॉस्टलियर हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिला और इन्फ्लेशनरी रिसेशन देखने के लिए मिला। ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है लेकिन प्राइस बढ़ गया, मतलब जो ग्रोथ था, ग्रोथ नीचे आ गया लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब ग्रोथ नीचे आता है तो प्राइस भी गिरता है, लेकिन यहाँ पे लो ग्रोथ के साथ हाई इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। इस टाइम पे अगर इस प्लान में फोकस देखें तो कहाँ डाला गया, दोबारा से फिर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर, क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया। मेजर सिग्निफिकेंस अगर देखें तो यहाँ पे न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुआ। HYB सीड्स, देन फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन को एक्सपैंड किया गया, सॉइल को कंजर्व किया गया और फाउंडेशन रखा गया किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रिटेन भी होना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट प्लान में क्या हुआ था, ठीक है। फर्स्ट प्लान में सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ के ऊपर दिया गया था, इस टाइम पे एग्रीकल्चर के ऊपर दिया गया था, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ग्रोथ को अचीव किया था और मॉडल था हैरोल्ड ड्रोमर मॉडल, ठीक है। ये हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में अच्छा हार्वेस्ट हुआ था। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, यहाँ पे क्या होता है, इस मॉडल, ये भी मतलब हैरोल्ड ड्रोमर मॉडल के ऊपर ही था, लेकिन इसको प्रिपेयर किया था PC महालनोबिस ने, इसीलिए इसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ हमें कम देखने के लिए मिला था। यहाँ पे जो ध्यान देना है आपको कि इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया था और हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया गया था। देन थर्ड में हमने देखा कि अब लग रहा था कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो रहा है, तो हम टेक ऑफ स्टेज की तरफ जाएंगे और सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी जो है बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है फिर हमें क्या देखने के लिए मिला, कुछ फेलियर देखने के लिए मिला। क्यों फेलियर हुआ, तो चाइनीज़ एग्रेशन था, इंडो पाक वॉर, सीवियर ड्रॉट, इन सब की वजह से। देन फिर हम देखते हैं कि प्लान हॉलीडे आता है। तो अब हम मूव करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की तरफ। टारगेट ग्रोथ क्या था, 5.7%, बट एक्चुअल ग्रोथ कितना था, 3.3%। यहाँ पे भी हमने देखा कि हम अपने टारगेट ग्रोथ तक नहीं जा पाए। अब यहाँ पे क्या कारण बन रहा था, सप्लाई डिसरप्शन ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर, क्योंकि हमने देखा थर्ड प्लान में क्या हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, तो इसकी वजह से हमें सप्लाई डिसरप्शन देखने के लिए मिला, ठीक है। और हमें डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एक्सपोज्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ हो रहा था क्योंकि अब हम क्या थे, डिपेंड हो रहे थे फॉरेन एड के ऊपर। तो ये इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि सबसे पहले तो हमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी ही चाहिए, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंस, हम खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहे, क्योंकि हमें पता चल गया कि फॉरेन एड से मिलने वाले पैसे का कोई खास फ़ायदा नहीं होता और इसके ऊपर डिपेंड रहने से नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर दिख गया था। फोकस
डाला गया एग्रीकल्चर पे, ठीक है। आउटकम देखें तो लार्जली अनसक्सेसफुल माना गया। देन 5th 5 ईयर प्लान आता है, यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रखा गया था 4.4%, एक्चुअल में हमें ज़्यादा अचीव हुआ 4.8%, और इस प्लान को प्रिपेयर किया गया था डीपी धर के द्वारा। तो कंटेक्स्ट अगर देखें 1973 में ऑयल शॉक देखने के लिए मिला, ठीक है, रन अवे इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिला, ठीक है। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या था इन सब चीज़ों की वजह से कि पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस हमें होना है। तो स्ट्रैटेजी किसके ऊपर गया कि हाई से हाई ग्रोथ करना है, हमें हाइयर ग्रोथ करना है, बेटर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और डोमेस्टिक सेविंग, हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सेविंग्स होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट होगा तो बेटर आउटकम हमें रिसीव होगा, ठीक है। ये आप समझ गए, सेविंग देन इन्वेस्टमेंट देन बेटर आउटकम हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए कुछ चीज़ें मिली कि यहाँ पे सॉइल का ऑयल का शॉक देखने के लिए मिला, रन अवे इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब चल रहा था। 5th ईयर प्लान में ये रहा। देन फिर रोलिंग प्लान आता है 1978 से 80 तक, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जनता गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये ड्राफ्ट 6 प्लान था बेस्ड ऑन रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट। तो इसमें इम्फेसिस किसके ऊपर किया गया, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बेसिक नीड के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन पर ध्यान दिया गया और क्रिटिसाइज किया गया नेहरू महालनोबिस मॉडल को कि ये मॉडल काफ़ी सेंट्रलाइजेशन इसमें किया गया है और इसीलिए इनइक्वालिटी और पॉवर्टी बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, जो है क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन जनता गवर्नमेंट 2 से 3 साल में ही कोलैप्स हो गया, तो ये प्लान भी डिसकंटिन्यूड हो गया, ठीक है। देन कांग्रेस फिर 1980 में फिर से दोबारा रिटर्न से आती है, ठीक है। तो रोलिंग प्लान चल रहा था उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और लॉन्च करते हैं 6th 5 ईयर प्लान और इस बार स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है। तो 1980 में आता है 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 6th 5 ईयर प्लान हमें देखने के लिए मिलता है, बट 1980 to 85 इज ऑफिशियल वन। तो यहाँ पे जो है 2 6th प्लान आता है, क्योंकि ये वाला जो हमने देखा कि रोलिंग प्लान था, ड्राफ्ट 6 प्लान था, तो इसको जो है क्या कर दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है ये 2 से 3 साल में जनता गवर्नमेंट के कॉलेप्स के बाद, ठीक है। तो ये 1980 से 85 वाला ही ऑफिशियल वन होता है। तो अब समझते हैं इसको। एक्चुअल जो है टारगेट ग्रोथ क्या रखा जाता है 5.2%, बट एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है 5.7%। फोकस किसके ऊपर था, फोकस था कि किस तरीके से नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए और टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज किया जाए और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें हम, और कैसे जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम किया जा सके, ये था। तो यहाँ पे ध्यान किसके ऊपर दिया गया, 6th में मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। देन 7th में 1985 से 90 में आता है, टारगेट ग्रोथ था यहाँ पे 5% और यहाँ पे लगभग 6% हमें एक्चुअल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। फोकस अगर देखें तो यहाँ पे भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे फोकस ज़्यादा था, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट हो सके। मोटो था फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। तो फूड के ऊपर ध्यान किसके ऊपर कब गया, तो 7th प्लान में गया। मोटो क्या था, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो आउटकम कंसिडर्ड वेरी सक्सेसफुल। इस वाले जो 7th प्लान को क्या माना गया कि यह बहुत सक्सेसफुल प्लान था। देन 8 5 ईयर प्लान देखें तो 1992 से 97 में आता है। टारगेट ग्रोथ था इसका 5.6% और इस यहाँ पे 6.8% यहाँ हमें अचीव होता है। तो बैकग्राउंड अगर देखिए, पोस्टपोन्ड बाय 2 ईयर्स ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इसको पोस्टपोन किया जाता है 2 साल के लिए, क्योंकि इस टाइम पे 1990 से 92 के बीच में इन सारे टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बीओपी क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया है और डेब्ट का बर्डन बहुत हाई हो चुका है। फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है। तो इस टाइम इकोनॉमी का हालत ख़राब है, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि 1992 का इकोनॉमिक जो है क्या आता है, रिफॉर्म्स आता है 1991 का, सॉरी। तो सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, इकोनॉमिक लॉन्च ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये हमें देखने के लिए मिलता है। और फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने के लिए मिलता है पीवी नरसिम्हा राव के अंदर। तो बेसिकली 8th 5 ईयर प्लान में हमें देखने के लिए मिलता है हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। द 9th प्लान में क्या होता है, यहाँ पे 6.5 रखा जाता है और एक्चुअल में हमें ग्रोथ मिलता है 5.4%, ठीक है।
यहाँ पे फिर से हमें डिप देखने के लिए मिलता है। थीम क्या था? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो जब अब देख रहे हैं कि पहले हम कहाँ थे, पहले हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे, 3-4 प्लान तक हम एग्रीकल्चर पे ही बात कर रहे थे, ठीक है। हमने क्या देखा कि 3-4 प्लान तक हम एग्रीकल्चर के आउटकम पे बात कर रहे थे। देन 5th प्लान में हमें थोड़ा सा क्या चेंज देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे हम पोवर्टी, अब हमने थोड़ा सा पोवर्टी की तरफ ध्यान दिया कि ठीक है एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे तो ठीक है, अब पोवर्टी हटाना चाहिए। देन हमने 6th में क्या देखा कि अब पोवर्टी वो के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अब हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। 7 में फिर हमारा फोकस कहाँ गया? फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमारा फोकस गया। किस पर? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे हमने फोकस किया। देन 8 में हमने देखा एलपीजी आया एंड देन 9th में ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब हम धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं? सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की। स्ट्रैटेजी क्या था? ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड एफडीआई। तो प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई के रोल को अब बढ़ाया गया और स्टेट को एज ए फैसिलिटेटर रखा गया। जो हमने देखा 8 तक तो स्टेट का जो है, 7 तक तो बहुत ही ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल था, फिर 8th में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है तब उसके बाद से और 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टेट का जो है इतना ज़्यादा कंट्रोल अब कम हो रहा है, या बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। फोकस किसके ऊपर था? सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देन 10th में हमें देखने के लिए मिलता है जो कि 2002 से 7 तक रहता है। टारगेट ग्रोथ था 8%, एक्चुअल में 7.6% मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान दिया गया कि सिर्फ क्या ग्रोथ अकेले काफ़ी है, ग्रोथ सफिशिएंट है? तो फिर पता चला नहीं, सिर्फ ग्रोथ अकेले सफिशिएंट तो नहीं है। तो यहाँ पे टारगेट्स ज़्यादा बनाया गया, मॉनिटरेबल टारगेट्स बनाया गया कि इन चीज़ों पे हमें मॉनिटर करना है। जेंडर गैप को हमें कम करना है, लिटरेसी और वेज को बढ़ाना है, IMR और MMR को भी जो है क्या करना है? लो करना है। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर यहाँ ध्यान दिया गया है। देन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस के ऊपर ध्यान दिया गया। रिवर क्लीनिंग, गवर्नेंस एज ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर एज प्राइम मूविंग फोर्स, तो क्या माना गया कि एग्रीकल्चर प्राइम मूविंग फोर्स है। तो इन सारे इंडिकेटर्स पे ध्यान दिया गया अब, ठीक है। देन 11th में 2007 से 12 तक चला। टारगेट ग्रोथ था 9 बट एक्चुअल में 8% हुआ। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ। याद रखना है थीम को, क्या? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ। और यहाँ पे 10th का जो है क्या ध्यान दिया गया कि नहीं, ग्रोथ अकेले सफिशिएंट नहीं है और अब बात किया गया फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या अब इंक्लूसिव ग्रोथ भी करना है पर जल्दी करना है। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया। सेविंग जितना ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा होगा और हमें आउटकम बेटर मिलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन के ऊपर। कंसर्न क्या था? ग्रोथ नॉट एडिक्वेटली इंक्लूसिव, कि ठीक है हमने ग्रो तो किया है पर क्या इसमें सारे लोगों को फ़ायदा मिला है, ठीक है। ये क्या इंक्लूसिव है? इसमें सारे लोग ऐड हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला कि ग्रोथ तो हो रहा है पर इंक्लूसिव नहीं हो रहा है। और पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट और SC ST एंड माइनॉरिटीज़ का इशूज़ जो भी है वो सब अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। देन 12th 5-year प्लान आता है 2012 से 17 तक। टारगेट ग्रोथ 8% रखा जाता है, एक्चुअल 6% जो है हम अचीव कर पाते हैं। थीम क्या है यहाँ पे? फास्टर। अब यहाँ पे सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की कि ठीक है फास्टर ग्रोथ करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। अब हमने कहा फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। इंक्लूसिवनेस मतलब क्या है? पॉवर्टी को घटाना है और प्रमोशन ऑफ ग्रुप इक्वालिटी, ठीक है। कि अब क्या होना चाहिए? सोशल बैलेंस हमें देखना चाहिए और लोगों में बिल्कुल जो है, अगर ग्रुप में हम देखें तो इक्वालिटी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ग्रुप में अच्छा खासा इक्वालिटी है और दूसरा बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन इक्वालिटी घटना चाहिए और ग्रुप इक्वालिटी बढ़ना चाहिए। पीपल का एम्पावरमेंट होना चाहिए। एम्पावरमेंट कैसा? सोशल पावर भी, एम्पावरमेंट भी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे। देन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी
ध्यान दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमने कैसे अपने टारगेट को ब्रॉड किया। ठीक है, तो ये अभी तक हमने इसको फिनिश कर लिया और इससे प्रीलिम्स से इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप तो आपके पास विवेक सिंह सर की बुक है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन है, तो आप इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।